हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी यादव और बात चल रही है मृदा को लेके। आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मृदा अपरदन को लेके। जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें अपन ने मृदा की जो भौतिक दशाएं हैं या मृदा की जो विशेषताएं हैं, वर्गीकरण है, ये सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है और आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपरदन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपरदन क्या होता है। और अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस पढ़ी है उन सभी में मृदा का हो रहा है निर्माण, और अब यहां पे क्या होगा, अपरदन यानी कि विनाश। ठीक है, देखिए मृदा का अपरदन यानी कि इसको बोला जाता है सोइल इरोजन। ठीक है, इरोजन की बात कर रहे हैं, सोइल इरोजन की बात हो रही है और यहां पे आपको ये पता है कि ये मृदा का विनाश क्या है, यहां पे विनाश हो रहा है। अभी तक जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उसमें मृदा का निर्माण हो रहा है। मृदा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है और अब विनाश स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो विनाश किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके हेल्प से आप समझेंगे कि मृदा का विनाश किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहां पहली बात करते हैं कि आपका सिंपली यहां कारक की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक शरण। ठीक है, शरण या अपरदन दोनों एक ही चीज है। शरण या फिर बात कर रहे हैं आप अपरदन की, तो दोनों एक ही चीज है। यहां पे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो प्राकृतिक यानी कि जो प्राकृतिक आपका कारक है, प्राकृतिक कारकों के द्वारा, प्राकृतिक कारकों द्वारा यानी इस चरण को अगर आप चाहें कंट्रोल कर पाना तो वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको वर्गीकृत, इसको आप रोक सके, तो ये प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं, दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम। दूसरा होता है आपका कृत्रिम या इसको बोल सकते हैं त्वरित। क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम या त्वरित। अब देखिए यहां इस अपरदन को समझते हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि यह अपरदन होता क्या है। ठीक है, अपरदन का मतलब क्या है कि जो मृदा समुच्चय है, मृदा समुच्चय की बात कर रहे हैं। मृदा समुच्चय आप सभी को पता है कि ये आपके जो बालू, सिल्ट और क्ले, बालू, सिल्ट और क्ले, इन तीनों के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि बालू, सिल्ट और क्ले हैं, इन तीनों से मिलकर बनी हुई एक संरचना यानी कि संगठित रूप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां इस संगठित संरचना में आपकी तीन चीजें होगी। पहली चीज होगी पृथक्करण। पहली क्या होगी, फर्स्ट फेज में आपके इस मृदा समुच्चय से ये बालू, सिल्ट और क्ले, इनके कण क्या होंगे, अलग होंगे, यानी कि डिटेच हो रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा इनका होगा परिवहन। क्या होगा, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा होगा जमाव। तीसरा क्या होगा, जमाव। और ये सारी की सारी चीजें किससे होगी, यहां पे दो कारक है आपके, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा, और दूसरा है कृत्रिम यानी कि ह्यूमन के इंटरफेस से। और ये तीन प्रावस्थाएं इसकी कंप्लीटली होती है, जिसमें मृदा समुच्चय से मृदा कणों का पृथक होकर परिवहन होगा और उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर स्थान पे जाके जमाव हो जाएगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सोइल का इरोजन। और इन तीनों कारकों, तीनों कारणों में क्या होते हैं, कई कारक जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं, कारक होते हैं। इन कारकों की बात करते हैं तो ये ही कारक आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि यहां पे बात कर रहे हैं तो कुछ आपके जिसको आप बोलते हैं वेव, क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो शरण आपके मानव गतियों से, गतिविधियों से प्रभावित होकर इन तीनों चीजों को बढ़ावा मिलता है, उसको भी आप बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार से मानव द्वारा प्रभावित किया ही हुआ है। तो यहां ये तीन चीजें मैंने आपको बताई है कि मृदा का जो समुच्चय है
मृदा का समुच्चय की बात कर रहे हैं, और मृदा का जो समुच्चय होता है उसमें ये तीनों कण, ये तीनों प्रकार के कण इनमें मौजूद होते हैं। और इसका क्या हो रहा है, यहां से डिटेचमेंट हो रहा है। अगर सिंपली देखते हैं तो ये मान लीजिएगा मृदा का समुच्चय है जिसमें ये सारे अंदर क्या है, इसके कण है। इनका सबसे पहले क्या हो रहा है, डिटेचमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से डिटेचमेंट हो रहे हैं, और डिटेचमेंट होके आपके किसी ना किसी माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, इनका जमा हो रहा है। तो एक तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, दूसरी इनकी लोकेशन चेंज हो रही है, और तीसरी बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। और ये तीन फेज, पृथक्करण यानी कि डिटेचमेंट, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और जमाव, इनके लिए कारक, और इनमें अगर बात करते हैं तो दो ही मुख्य कारक है, जल और वायु। जल और वायु द्वारा कार्य होगा, और अगर ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, जल या वायु प्राकृतिक रूप से ये कार्य कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, प्राकृतिक में आ जाएगा, यानी प्राकृतिक रूप से कंट्रोल हो रहा है। दूसरा कृत्रिम, जो अपने किसी कारण से, जो भी आपके संसाधन है उनके उपयोग से हो सकता है। और यहां पे वेव, दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि जल भी है, वाटर भी है, और विंड भी है, दोनों के प्रभावी रूप से, और एंथ्रोपोजेनिक होता है आपके ह्यूमन के इंटरफेयर से उत्पन्न हुई समस्या। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण, इसमें अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, यानी जो भी कारक हैं यहां पे, इसमें भौगोलिक कारक अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इस शरण में भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक अपना प्रभाव डालते हैं। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसे भौगोलिक क्षरण भी कहा जाता है। भौगोलिक क्षरण भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, भौगोलिक क्षरण भी कहा जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इरोजन। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं कि इसमें आपके जो प्रभावी कारक रहेंगे, देखिए प्रभावी कारक तो इसमें भी क्या रहेंगे, आपका एक जल होगा और दूसरा क्या होगा, वायु। लेकिन इनका जो प्रभाव है वो प्राकृतिक रूप से जो कार्य हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा पड़ता है। अगर अपन कुछ भी नहीं करेंगे, खेती वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी ये कार्य आपके, ये क्षरण जो है वो जल और वायु से स्वतः ही होता रहेगा। लेकिन इसका जो लेवल है वो काफी कम होता है, ये नुकसानदायक नहीं होता है, और नुकसानदायक हो तो भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा आपका, कृत्रिम बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं त्वरित। ठीक है, देखो कृत्रिम या त्वरित की बात कर रहे हैं, तो कृत्रिम कारकों के प्रभाव से आपके क्या होता है, जल और वायु द्वारा क्षरण होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कृत्रिम कारकों द्वारा किस पे प्रभाव पड़ रहा है, जो भी इसके कारक है, प्रभावी कारक है, तो कृत्रिम कारकों द्वारा वनस्पति जो विहीन होती है, वनस्पति विहीन मृदाओं से। ठीक है, यहां पे एक कंडीशन क्या है कि नॉर्मली अगर बात करते हैं तो प्रकृति अपना आवरण खुद बनाती है, जो वनस्पति उस पे उपस्थित है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि किसी कारण से या जो भी ह्यूमन इंटरफेयर है उसकी वजह से वनस्पति को काट लिया गया है, उसको विनाश कर दिया गया है, तो फिर प्रभाव जो जल और वायु का प्रभाव पड़ेगा सीधा मृदा पे
पड़ता है। तो कृत्रिम कारकों द्वारा वनस्पति विहीन जो मृदाएं हैं उनसे होने वाला क्षरण आपका क्या कहलाता है? कृत्रिम या त्वरित क्षरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेव क्षरण। थर्ड नंबर का है वेव क्षरण। देखो, वेव क्षरण की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, जल और वायु, जल एवं वायु द्वारा सम्मिलित रूप से होने वाला ओके, यानी कि जहां पे जल और वायु दोनों अपना प्रभाव लगातार दिखा रहे हैं, दोनों का बराबर यहां प्रभाव है और दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी कंबाइंडली जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिटेचमेंट हो रहा है या सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं आप? वेव इरोजन बोल रहे हैं। इसमें दोनों का बराबर योगदान है। और फोर्थ नंबर का है आपका एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्षरण। ठीक है, इसमें अगर बात कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक क्षरण है, इसमें जो संसाधन है प्रकृति द्वारा जो प्रदान किए गए हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, उनका आप अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पे बात कर रहे हैं संसाधनों का मानव द्वारा अंधाधुंध उपयोग। तो अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण आपका जो क्षरण हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वनों की कटाई। वनों की कटाई कर लेंगे तो क्या होगा? आपकी जो प्रकृति है उसका कवर, जो एक नेचुरली प्रोटेक्टिव कवर है, वो हट जाएगा और इसके प्रभाव से सीधा किस पे प्रभाव डल रहा है? आपके मृदा के क्षरण पे। तो ये सारे कारक आपके मुख्य रूप से 4 कारक हैं जिनके बारे में आप सभी को ये नॉलेज होना चाहिए कि मुख्य रूप से 4 ही प्रकार से क्षरण होता है। अब देखिए, मैंने 2 कारक बताए, दोनों कारकों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। पहली चीज है यहां पे जल क्षरण, क्योंकि या तो आपका जल के द्वारा क्षरण होगा या फिर वायु के द्वारा क्षरण होगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली यही पूछा जाता है कि जल जो क्षरण है उसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं और वायु क्षरण की कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं, पहला आपका कौन सा होगा? बौछार क्षरण। बौछार क्षरण ये पूछा जाता है कि ये क्षरण किस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा, जल क्षरण की प्रथम अवस्था होती है। जल क्षरण की प्रथम अवस्था, यहां पे याद रखेंगे, जल क्षरण की प्रथम अवस्था। जल क्षरण की प्रथम अवस्था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मृदा कणों का वर्षा की बूंदों के प्रभाव से समुच्चय से अलग होना। अलग होना। ठीक है, इसके साथ ही याद रखेंगे, पहली चीज तो जल क्षरण की प्रथम अवस्था है। दूसरी बात कर रहे हैं कि इस क्षरण में मृदा के जो कण है वो किससे अलग हो रहे हैं? आपके समुच्चय से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं वनस्पति विहीन में अधिक। वनस्पति जो है, वनस्पति से विहीन मृदाओं में अधिक। विहीन मृदाओं में अधिक, यानी आप देखेंगे
तो ये वनस्पति विहीन में अधिक होगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था है, इसमें देखो यहां सीधा आपकी बरसात की जो बूंदें हैं वो मृदा पे गिरेगी, ठीक है, और यहां जो समुच्चय हैं ये सारे के सारे समुच्चय हैं, इनसे टकराएगी और सीधा यहां से ये कण इस प्रकार से अलग हो जाएंगे। तो ये ज्यादा कब होगा? ये ज्यादा तभी होगा जब मृदा वनस्पति से विहीन होगी। अगर ये कवर है, ये कवर है आपकी जनरली जो इरोजन अवॉइडिंग क्रॉप्स होती है, घास कुल की पौधे हैं, या बात कर रहे हैं दलहनी तिलहनी, वो आपकी मृदा के कणों को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित आवरण प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मृदा के जो कण है वो वर्षा की बूंदों से सीधे टकरा रहे हैं और इससे समुच्चय क्या हो रहा है? समुच्चय से कण अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके जल शरण की प्रथम अवस्था होती है। याद रखना, बौछार शरण जल शरण की प्रथम अवस्था होती है, ठीक है। चलिए दूसरा बात कर रहे हैं, और दूसरा आपका क्या होगा? परत शरण। परत शरण, इस अवस्था में क्या होता है? जो बौछार शरण में अलग हुए हैं, बौछार शरण में जो अलग हुए कण हैं वो समान रूप से एक परत के रूप में बहकर चले जाते हैं। यहां पे याद रखेंगे, बौछार शरण में, बौछार शरण में अलग हुए कण, अलग हुए कण समान रूप से एक परत के रूप में, एक परत के रूप में बहकर बहकर चले जाते हैं, चले जाते हैं। और ये आपका जो शरण हो रहा है वो एक समान रूपता से हो रहा है। ऊपर के जितने भी कण आपके अलग हुए हैं बौछार शरण में, वो सारे के सारे जल के प्रभाव के साथ में बहकर जा रहे हैं। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं उपजाऊ मृदा का ह्रास होता है, उपजाऊ मृदा का ह्रास होता है। किसान की दृष्टि से सबसे विनाशकारी, किसान की दृष्टि से सबसे विनाशकारी, सबसे विनाशकारी, विनाशकारी। और विनाशकारी क्यों है? क्योंकि इसमें उपजाऊ मृदा की हानि हो रही है। जो उपजाऊपन होता है मृदा की ऊपरी सतह पे होता है और वो सारे के सारे आपका क्या हो रहा है? अब बह के चला जा रहा है। दूसरा बात करते हैं, आंखों से दिखाई न देने वाला, आंखों से दिखाई ना देने वाला, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है साइलेंट पॉइजन। तो क्या कहा जाता है? साइलेंट पॉइजन शरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देता है और समान रूप से एक परत बह के चली जाती है जिसमें उपजाऊ मृदा का ह्रास हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है? उपजाऊ मृदा का ह्रास हो जा रहा है और इससे सारे की सारी जो मृदाएं हैं वो आपकी चली जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, रील शरण। रील शरण, रील शरण, देखो इस प्रकार से जो पानी बह के जा रहा था वो अपने साथ में एक परत के रूप में, ये सारी जो परत है उसको आप इस प्रकार से पूरी ऊपर की जितनी भी पृथक की हुई कण है वो इसके पास में बह के जा रहे थे। अब देखो हर प्रकार की मृदा में ढलान होता है, तो ढलान में होने से जल जब गति करेगा तो कई सारी छोटी छोटी नालियां बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे, इस शरण में देखेगा, इस शरण में छोटी छोटी नालियां,
छोटी छोटी नालियां बन जाती है, बन जाती है। ठीक है, यानी आपका जो खेत है इस चरण में, यहां पे एक चीज और लिख लेंगे, खेत में। आप सोचेंगे कहां बन जाती है, खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। अगर ये बाहर बनती, आपके सड़क के आसपास बनती, तब तो ड्रेनेज का काम करती, लेकिन यहां किस में बन रही है, ये खेत में बन रही है, और खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। इस वजह से आपका कृषि कार्य बाधित होता है, कृषि कार्य बाधित होता है। हालांकि इनको सामान्य द्वारा, इन नालियों को, इन नालियों को सामान्य जुताई द्वारा, सामान्य जुताई द्वारा सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अवस्था होती है, रील शरण। रील शरण में क्या हो रहा है, जल बह रहा है, और ये देखो किसके कारण होता है, ढलान के कारण, ढलान के कारण। अगर ढलान नहीं हो तो ये नालियां नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही हल्का सा स्लॉप होगा, ढलान होगा, तो सीधा आपके नालियां बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसका एडवांस फेज होता है, 4th नंबर का आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अवनालिका। अवनालिका, देखो यहां पे आप याद रखेंगे रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था, शरण की बढ़ती हुई अवस्था, बढ़ती हुई अवस्था। इसमें क्या होता है, नालियों का आकार, नालियों का आकार अधिक होता है, आकार अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, नालियां काफी बड़ी बड़ी होती है, सामान्य जुताई द्वारा इनको सुधार पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सामान्य जुताई द्वारा सुधारा नहीं जा सकता, सामान्य जुताई द्वारा सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ओके, इसके लिए आपकी यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि इसको सुधारने के लिए यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इनको सुधारने के लिए यांत्रिक विधियों का प्रयोग, यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल मेथड यूज लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका जल शरण कंप्लीट हो चुका है कि आपके 4 मुख्य रूप से, पहला है बौछार, जिसमें वर्षा के बूंदों के प्रभाव से कण अलग अलग हो रहे हैं और वो समान रूप से बह के जा रहे हैं, उसको आप परत शरण बोल रहे हैं। ढलान होने के कारण छोटी छोटी नालियां बन जाती है, जिस कारण आपका ये होता है, और अगर इसकी बढ़ती हुई अवस्था है तो इसको बोला जाता है अवनालिका शरण। अब देखो यहां पे एक चीज लिखना, यहां पे बात कर रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जल शरण, भारत में सर्वाधिक जल शरण, सर्वाधिक जल शरण आपका पश्चिमी बंगाल, किसमें होता है, पश्चिमी बंगाल में होता है। और सबसे कम होगा राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान में सबसे कम होता है। भारत में जो कुल जल शरण होता है, भारत में कुल जल शरण वो लगभग 148 लाख हेक्टेयर में होता है, 148
लाख हेक्टेयर। ये क्षेत्र आपका किससे प्रभावित है? आपके जल के क्षरण के द्वारा प्रभाव में है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आपका दूसरे प्रकार का है डियर स्टूडेंट, वो है वायु क्षरण। वायु क्षरण, देखो वायु क्षरण जिस प्रकार से जल हेल्प कर रहा था ट्रांसपोर्ट होने में, डिटेच होने में, उसी प्रकार से आपका कौन सा होता है? वायु क्षरण। अब देखो एक चीज याद रखना, जल क्षरण होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। जल क्षरण कहां होता है? जहां पे जल की उपलब्धता ज्यादा होगी, और जल की उपलब्धता ज्यादा कहां होगी? जहां पे अधिक वर्षा होती है। जबकि यहां वर्षा के अभाव में आपके जो शुष्क क्षेत्र होंगे, अर्ध शुष्क होंगे, अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में कहां पे होगा? अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र जहां पे वर्षा का अभाव होता है, उस कंडीशन में अधिक होता है। ओके, और इसकी अगर बात करते हैं, इसकी 3 फेज होती है, याद रखिएगा। उच्छलन, उच्छलन, दूसरा है आपका निलंबन, निलंबन, और तीसरा है आपका सतह सर्पण, सतह सर्पण। ये 3 प्रावस्थाएं होती है, और एग्जाम में सीधा और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 3 प्रावस्थाओं में कौन सी प्रावस्था में सबसे ज्यादा होता है, कणों का आकार क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो अभी अपन जानेंगे कि उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण, ये तीनों प्रकार के जो क्षरण होते हैं डियर स्टूडेंट, इनमें कौन सा क्षरण किस चीज को बताता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके निलंबन की, उच्छलन की। उच्छलन, देखो वायु क्षरण की आप बोल सकते हैं प्रथम अवस्था। ये क्या हो गई? प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था। देखो प्रथम अवस्था क्यों है? यहां बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हो रहा है, या सबसे पहले जो कणों का उच्छलन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोटे कण होते हैं, और इस अवस्था में अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो कणों का आकार होता है, देखो कणों का आकार लिख लेना, कणों का आकार, कणों का आकार जो होता है वो 0.1 से लेके 0.5 mm होता है। यानी कि 0.1 से छोटे नहीं होते हैं और 0.5 से बड़े नहीं होते, इस आकार के कण होंगे। ठीक है, ये कण ना हल्के हैं ना भारी है, ये क्या है? मध्यम आकार के हैं। तो इस प्रकार से यहां से कण क्या करेंगे? यहां से आपका यहां तक चले जाएंगे, और यहां से फिर आगे, क्योंकि ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे, ना हल्के हैं ना भारी है, ये मध्यम आकार के कण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कण उछलकर, कण उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इस शरण द्वारा, यानी इस अवस्था द्वारा लगभग आपका 50 से लेके 75% शरण होता है, 75% शरण होता है। यानी इसी अवस्था द्वारा, जिसमें 0.1 से लेके 0.5 mm आकार के जो कण है वो एक स्थान से उछलेंगे और दूसरे स्थान की ओर चले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बात हो रही है कि ये जो कणों का आकार है वो आपके मध्यम आकार का है। यहां पे आप क्या याद रखेंगे? मध्यम आकार के कण। आकार क्या है इनका? मध्यम है। इनसे हल्के कण भी होते हैं, इनसे बड़े कण भी होते हैं, लेकिन ये क्या है? आपके मीडियम साइज के हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इस चरण का वो अकेला 50 to 75% हो रहा है। ठीक है, दूसरी फेज की बात करते हैं। दूसरा है आपका निलंबन। दूसरा कौन सा है आपका?
निलंबन। देखिए निलंबन में क्या हो रहा है, निलंबन में कणों का आकार सबसे कम होता है। इसमें कणों का आकार, इसमें कणों का आकार, कणों का आकार 0.1 mm से कम होता है, से कम। तो ये आपके कण हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और ये हवा में झूलते रहते हैं, हवा में झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। इन कणों की बात कर रहे हैं तो ये हवा में झूल रहे हैं, एक स्थान से कई किलोमीटर दूर झूलते हुए पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, तो कई किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं काफी हल्के होने के कारण। और इसमें जो कुल क्षरण है उसका लगभग 3 से 4% क्षरण होता है, क्षरण होता है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा कि हवा में जो झूलते हुए, जिसके कारण आप दूर तक देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका जो वातावरण है वो धुंधला दिखाई देता है। वो किस कारण दिखता है, क्योंकि इस आकार के कण होते हैं, 0.1 mm से कम आकार के कण होते हैं, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, एरोजोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एरोजोल बनाते हैं। ओके, इस कारण से ये फेज होती है। दूसरा और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सतह शर्पण। सतह शर्पण, देखो सबसे पहले बात की अपन ने मध्यम आकार के, उससे और भी कम आकार के, और इसमें बात कर रहे हैं तो ये भारी आकार के, यानी कि 0.5 mm से अधिक, 0.5 mm से अधिक के कण होंगे, और ये 3 mm तक हो सकते हैं, 3 mm तक, 0.5 से लेकर 3 mm तक हो सकते हैं। ये ना उड़ सकते ना उछल सकते हैं, तो ये कैसे जाते हैं, रेंग कर। कैसे जाते हैं, रेंग कर एक स्थान से, रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, ना उड़ पाएंगे ना उछल पाएंगे, तो क्या करेंगे बेचारे, रेंगते रेंगते चले जाएंगे। ठीक है, इस शरण की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इस शरण में आपकी कुल शरण का लगभग 5 से 25% शरण होता है, शरण होता है। इससे लगभग 5 से लेके 25% तक शरण इस अवस्था द्वारा भी नोट किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जल और वायु शरण 2 प्रकार के शरण आपने पढ़े हैं, और जिनमें अलग अलग साइज के कणों का या अलग अलग अवस्थाओं के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं कि मृदा शरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। याद रखेंगे, मृदा शरण को प्रभावित करने वाले कारक, शरण को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। देखो पहली चीज बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, जलवायु प्रभावित करती है शरण को। दूसरा बात कर रहे हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति जो ढलान है, स्लॉप है, स्थलाकृति प्रभावित करती है। मृदा का गुण किस प्रकार का है, मृदा का गुण, मृदा गुण वनस्पति, वनस्पति की वनस्पति विहीन क्षेत्र से ज्यादा होगी, वनस्पति नहीं है उस क्षेत्र से ज्यादा होगी, जहां पे वनस्पति है उसमें कम होगी। और मानवीय कारक, मानवीय कारक ह्यूमन किस प्रकार से उसको इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो बिंदु है, ये सारे के सारे एक कारक के रूप में कार्य करते हैं, ये सारे के सारे एक कारक के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो यहां बात करते हैं कि भारत में अगर बात करें वायु शरण का, भारत में सर्वाधिक वायु शरण कहां होता है, सर्वाधिक वायु द्वारा शरण, वायु शरण ये कहां पे होगा,
तो इसके लिए आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण होता है वो वायु के द्वारा होता है। और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम तो वो होता है जम्मू एंड कश्मीर में। J&K में सबसे कम वायु के द्वारा शरण होता है। और अगर बात करते हैं कुल क्षेत्रफल का, तो लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर, 13.5 लाख हेक्टर इससे ग्रसित है। तो यहां बात कर सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा वायु शरण हो रहा है या जल शरण, तो आप बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जल शरण हो रहा है और दूसरे नंबर पे आपके वायु शरण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायु शरण तो हो रहा है, इसको रोका कैसा जा सकता है। तो वायु का संरक्षण, मृदा का संरक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मृदा शरण का संरक्षण। देखो यहां बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से उपाय किए जाए ताकि जल और वायु के द्वारा जो प्रभाव हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो इसमें याद रखेंगे पहला पॉइंट है वो है सस्य विधियां। क्या होगा, सस्य विधियां यानी कि कृषि उपाय, और ये 2% से कम ढलान होने पे प्रयोग किया जाता है, से कम ढलान होने पर प्रयुक्त किया जाता है। ओके, जब ढलान 2% से कम हो, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एग्रोनॉमिक मेथड यानी कि सस्य विधियों का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपके ढलान 2% से कम हो। इसमें अगर बात करते हैं, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसमें कौन कौन से उपाय आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो पहली बात कर रहे हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी कि पट्टियों में फसलें उगाना। ठीक है, इसी प्रकार से वायु अवरोधक वृक्ष लगाकर, और ले फार्मिंग क्या हो जाएगा, ले फार्मिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं समोच्च खेती यानी कि कंटूर फार्मिंग। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं मल्चिंग यानी कि पलवारना, मल्चिंग। और इसी प्रकार से आप और कह सकते हैं फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। ये सारी की सारी विधियां आपका प्रयोग कर सकते हैं जब आपका ढलान 2% से कम होता है। 2% से ढलान कम होने पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सस्य विधियां यानी कि एग्रोनॉमिक मेथड्स को यूज कर सकते हैं, जिनमें स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी कि पट्टियों में फसल लगाना, वायु अवरोधक यानी कि शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स लगाना, ले फार्मिंग यानी कि घासों की खेती करना, समोच्च खेती यानी कि कंटूर खेती करना, मल्चिंग का मतलब पलवारना, ढक देना, और फसल चक्र फसलों को अदल बदल कर बोना। और सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यांत्रिक विधियां, यांत्रिक विधियां। अब देखो इसमें क्या आता है, आपका मशीनरी यूज होगी, और ये कब होगा, ढलान 2% से अधिक होने पर ओके। इसमें अगर बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स आते हैं, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं गहरी जुताई यानी कि डीप प्लोइंग को बोल सकते हैं सब सॉइलिंग। ओके, दूसरा
इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंटूर खाई बना सकते हैं, कंटूर खाई, कंटूर खाई, ओके, कंटूर खाई बना सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, जिंक टेरस, जिंक टेरस, जिंक टेरेस का निर्माण कर सकते हैं। बेंच टेरेस, बेंच टेरस, बेंच टेरस, ओके। और कौन कौन सी विधियां हैं बेंच टेरेस के अलावा, बीबीएफ, बीबीएफ और कंटूर बडिंग, कंटूर बंडिंग, ओके। ये सारे की सारी आप विधियां आप किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, गहरी जुताई है, कंटूर खाई है, जिंक टेरेस है, बेंच टेरेस है, बीबीएफ ब्रो बेड एंड फरो और कंटूर बडिंग। ये आपका जैसे जैसे स्लॉप बढ़ेगा, और ये हमेशा होता है काली मृदाओं के लिए, काली मृदाओं के लिए। इस प्रकार से आप मृदा का क्षरण पढ़ चुके हैं, आपने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि मृदा का क्षरण क्या होता है, कौन कौन से माध्यम से हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जल और आपका वायु दो माध्यम थे। अगर बात करते हैं कि इसका इंसिडेंस, तो ये प्राकृतिक रूप से भी चलता रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इस पृथ्वी पे चीज बनी है उसका विनाश होना, स्वतः विनाश होना भी संभव है, ठीक है। लेकिन वो विनाश का लेवल थोड़ा सा स्लो होता है, इस कारण से नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन मानवीय कारक, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसके प्रभाव से उसकी गति बढ़ जाती है, ओके। इसके साथ ही बात करिए अपने जल शरण है, वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके बाद में बात करिए आपने वायु शरण, जो मुख्य रूप से 3 रूप से हो रहा है, और इसको कैसे आप रोक सकते हैं, जल और वायु शरण को, यानी कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर किए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।